Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हमारी स्थापत्य कला चल रही थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन स्थापत्य कला की। उसमें है दिल्ली सल्तनत। तो क्या हुआ, 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आगमन के साथ ही वास्तुकला में एक नई तकनीक का प्रवेश हुआ। ठीक, किसके आगमन के साथ हुआ था? तुर्कों के आगमन के साथ हुआ था। किसका प्रवेश हुआ था? कौन सी टेक्निक थी? वास्तुकला की। ठीक है। तो फारस, अरब व मध्य एशिया की वास्तुशिल्प कला की शैलियों का भारत में क्या हुआ? पदार्पण हुआ। ये सभी भारत में आई। कौन कौन सी? फारस, अरब व मध्य एशिया की वास्तुशिल्प कला की शैलियाँ। ठीक है, कहाँ आई? भारत में। गुंबज, मेहराब और मीनारे इन इमारतों के अभिन्न अंग थे। ठीक है, किसके अंग थे? इन इमारतों के अभिन्न अंग थे। गुंबज बनाना, मेहराब और मीनारे। ठीक है, शासकों द्वारा बनाए गए महलों, मस्जिदों और मकबरों में ये सभी लक्षण पाए जाते थे। जो भी शासक थे, अब वे कुछ बनाते थे, बनवाते थे, तो क्या चीज़ थी? ये चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो शासकों द्वारा बनाए गए महलों, मस्जिदों और मकबरों में क्या थे? ये सभी लक्षण पाए जाते थे। मस्जिदों और मकबरों में ये सभी लक्षण पाए जाते थे कि उसमें गुंबज बना हुआ मिलेगा आपको, मेहराबें मिलेंगी। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन ये विशेषताएं देशी वास्तुकला के साथ क्या हो गई? घुल मिल गई और वास्तुकला में एक नया संश्लेषण हुआ। ठीक है, यह इसलिए हुआ कि दिल्ली के तुर्की शासकों ने स्थानीय भारतीय शिल्पकारों की सेवाओं का प्रयोग किया, जो बहुत कुशल थे और पहले ही बहुत सुंदर भवन में बना चुके थे। जो भवन बने उनमें इस्लामिक संरचना की सरलता और विस्तृत शिल्प या डिज़ाइन जो उन्होंने अपने देशी भवनों में बनाए थे, दोनों का संगम देखने को मिलता है। तो क्या हुआ था कि दिल्ली के जो तुर्की शासक थे, उन्होंने स्थानीय भारतीय शिल्पकारों की सेवाओं का प्रयोग किया था, जो बहुत कुशल थे और बहुत ही सुंदर भवन बना चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं मुगल शासक के दौरान संश्लेषण की यह प्रक्रिया और अधिक परिष्कृत हुई और इसने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया। किसके दौरान? मुगल शासन के दौरान वास्तुकला क्या है? महान ऊंचाइयों पे पहुंची। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो आप क्वेश्चन बन सकता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार इस युग की प्राचीनतम इमारतें हैं। कुतुब मीनार की बात की है इन्होंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? 70 मीटर है। और इस मीनार में 5 मंजिल हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 70 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? वो मीनार में मंजिल कितनी है? 5। ठीक है, मस्जिद और मीनार दोनों में खूबसूरती से अक्षर अंकित है। मस्जिद में भी और मीनार में भी क्या है? खूबसूरती से अक्षर अंकित है। और बाद में सुल्तानों द्वारा बहुत सी इमारतें बनवाई गई। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 70 मीटर है और इस मीनार में 5 मंजिल हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा मस्जिद की 4 दीवारी बनवाकर द्वार बनवाया। क्वेश्चन हो सकता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की 4 दीवारी किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे क्या कहा जाता है? अलाही दरवाज़ा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ही इस दरवाजे का नाम रखा गया था, अलाही दरवाज़ा। इसकी सुंदर स्थापत्य कारीगरी आज भी देखने योग्य है। उन्होंने जल शक्ति से चालित हौज खास दिल्ली में बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया था? हौज खास, जो किससे चलता था? जल शक्ति से चालित था। मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के मकबरे और तुगलकाबाद के किले भी कुछ उदाहरण हैं। यद्यपि इसके भवन बहुत सुंदर नहीं हैं, परंतु उनकी मजबूत और ऊंची ऊंची दीवारें भी प्रभावित करती हैं। तो अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बड़ा किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उन्होंने क्या करवाया था? उन्होंने 4 दीवारी बनवाई थी और 4 दीवारी बनवाई थी और उसको क्या कहा गया? अलाही दरवाज़ा कहा गया था। ठीक है, सुंदर स्थापत्य कला का एक उदाहरण है ये
कारीगरी का जो आज भी देखने योग्य है। ठीक है, और क्या करवाई थी, जल शक्ति से चालित एक हौज खास दिल्ली में बनवाई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाई गई। अफगान शासन के दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी का मकबरा और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। तो ये क्वेश्चंस जो है कहीं से नहीं आते, बुक को अगर हम अच्छी तरह से रीड करें तो उसी में से ही मिलते हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। इस काल की स्थापत्य कला दर्शाती है कि किस तरह से निर्माताओं ने देशी कला को अपनाया और इनका प्रयोग किया। ठीक, आगे देखते हैं क्षेत्रीय साम्राज्य में बंगाल, गुजरात और दक्कन में क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के साथ ही वहाँ की अपनी शैली में कई इमारतें बनाई गई, जैसे कि अहमदाबाद की कौन सी बनी, जामा मस्जिद, सादी सैयद मस्जिद और झूलती मीनार। ठीक है, कुछ वास्तुकला के उदाहरण हैं। तो ये अहमदाबाद की है जामा मस्जिद। अब मध्य भारत में मांडू में जामा मस्जिद हर जगह है, दिल्ली में भी है। ठीक है, यहाँ बात अहमदाबाद की हुई है और यहाँ मांडू की। मांडू में क्या है, हिंडोला महल और जहाज महल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंडोला महल का क्वेश्चन आता है और जहाज महल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंडोला महल कहाँ है, मांडू में, और जहाज महल कहाँ है, मांडू में। ये आपकी मैचिंग में भी आ जाता है और वैसे भी आ जाता है, यूजीसी नेट में भी मैंने बहुत बारी क्वेश्चन देखा है। ठीक है, आप भी प्रीवियस ईयर देखना, आपको भी मिल जाएगा। दक्कन में भी सुल्तान ने कई इमारतें बनवाई। ठीक, गुलबर्ग की जामा मस्जिद, बीदर का महमूद गवन का मदरसा, और बीजापुर में इब्राहिम रोजा और गोलकुंडा का दुर्ग कुछ प्रसिद्ध इमारतों के उदाहरण हैं। ठीक है, गोल गुंबज में विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक, गोल गुंबज में विश्व का सबसे बड़ा क्या है, गुंबद है। इन सभी इमारतों के डिज़ाइन और शैलियाँ उत्तर भारत की इमारतों की शैली से भिन्न हैं। आगे देखते हैं, बंगाल में लंबे आकार के कुछ भवन और उनकी छतों का अद्भुत शैली में निर्माण बंगाल प्रदेश के कुछ विशिष्ट लक्षण थे, जैसे अदीना मस्जिद और पांडुआ में जलालुद्दीन का मकबरा। ठीक है, तो अदीना मस्जिद और पांडुआ में जलालुद्दीन का मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है कि जलालुद्दीन का मकबरा कहाँ है, पांडुआ में। ठीक है, गौड़ में खील दरवाज़ा, इन सबको नोट कर लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ है। गौड़ में खील दरवाज़ा है और तंतीपारा मस्जिद है। जौनपुर में शारकू राजाओं ने अटाला मस्जिद के गुंबद को भीमकाय जालीदार दीवार से ढकवाया। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस जरूर करना। पांडुआ में जलालुद्दीन का मकबरा, गौड़ में खील दरवाज़ा और तंतीपारा मस्जिद, जौनपुर में शारकू राजाओं ने अटाला मस्जिद के गुंबद को भीमकाय जालीदार दीवार से ढकवाया। जबकि मालवा में होशांग शाह के मकबरे में पीले और काले रंग के संगमरमर पर कारीगरों से जड़ाऊ काम करवाया गया था। तो एक क्वेश्चन मिल सकता है कोई भी मालवा से रिलेटेड, होशांग शाह के मकबरे में, ठीक है, किस संगमरमर पर कारीगरों ने काम करा, या जड़ाऊ काम कौन से पत्थर पर हुआ, कौन से रंग के पत्थर पर। तो रंग का पत्थर ऑप्शंस में दे सकते हैं, तो पीले और काला रंग। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो इस काल में स्थापित हुआ के राजाओं ने भी अपने राज्यकाल में अनेक सुंदर भवन और मंदिर बनवाए और अन्य कई उपलब्धियों का श्रेय भी उनको जाता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एक और, हम्पी में विठल स्वामी मंदिर। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो इस पर भी फोकस करना। हम्पी में विठल स्वामी मंदिर और हजररामा मंदिर, तो हम्पी का दोनों मंदिर आ गए, विठल स्वामी का और हजररामा मंदिर अच्छे मंदिरों के उदाहरण है। अभी तक एग्जाम में विठल स्वामी मंदिर पूछा गया है, लेकिन आप हजररामा मंदिर को भी अपने ध्यान में ले लेना आप। ठीक है, बहमनी की बात करते हैं। बहमनी सुल्तानों ने फारसी, सीरिया, तुर्की तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की शैलियों को अपनाया। ठीक है, गुलबर्ग में जामा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। इस मस्जिद के प्रांगण को बहुत सारे गुंबदों से ढका गया, जो कि भारत में ढके हुए प्रांगण वाली एकमात्र मस्जिद है। बात करते हैं मुगल की। ठीक है, मुगलों के आगमन ने स्थापत्य कला में एक नए युग की शुरुआत की। विभिन्न शैलियों के संश्लेषण की जो शुरुआत पहले हो चुकी थी, वह इस युग में अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंच गई।
ठीक है, ये सभी आपको पता है कि स्थापत्य कला ने जो तरक्की की है, जो एक विशेष चरम सीमा पर पहुंची है, वो मुगल कला में ही पहुंची है। ठीक है, सभी को पता है इस बारे में। तो मुगल शैली की वास्तुकला का प्रारंभ किसके शासन से हुआ? अकबर के शासन में हुआ। और इस शासन की पहली इमारत क्या थी? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। इस शानदार इमारत में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब हुमायूं का मकबरा जो है वो कौन से पत्थर से बनवाया गया था? वो लाल पत्थर से बनवाया गया था। ठीक है, इसमें एक प्रमुख द्वार है। अब हुमायूं के मकबरे में क्या है? लाल पत्थर से बना है वो, इसमें एक प्रमुख द्वार है और यह मकबरा एक बगीचे के बीचों बीच बना है। तो ये इसकी विशेषता है कि यह मकबरा कैसा बना हुआ है? यह मकबरा बगीचे के बीचों बीच में बना हुआ है और इसमें एक प्रमुख द्वार है। ठीक है, और कई विशेषज्ञ से ताजमहल का पुरोगामी मानते हैं। ठीक, अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किलों का निर्माण करवाया। अकबर ने कहाँ कहाँ निर्माण कराया? आगरा में और फतेहपुर सीकरी में किलों का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की शान शौकत को प्रतिबिंबित करता है और इसका निर्माण अकबर की गुजरात विजय के बाद हुआ। ठीक है, किसका निर्माण? बुलंद दरवाजा। तो क्वेश्चन बन सकता है बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? अकबर की गुजरात विजय के बाद हुआ था। ठीक है, बुलंद दरवाजे की बात करते हैं तो बुलंद दरवाजे की मेहराब प्राय 41 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 41 मीटर। ठीक है, और यह विश्व का सबसे शानदार द्वार है। फिर बात करते हैं सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, बीरबल का आवास, फतेहपुर सीकरी के अन्य भवन भारतीय और फारसी शैलियों का संश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया। अकबर का मकबरा कहाँ बनवाया गया? सिकंदरा में। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में आगरा के निकट सिकंदरा में, ठीक है, कहाँ पर है? सिकंदरा में। और सिकंदरा किसके पास में? आगरा के। क्या बनवाया गया? अकबर का मकबरा। और किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ठीक है, तो अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। ठीक है, उसने इत्मादुद दौला का सुंदर मकबरा बनवाया जो पूरी तरह संगमरमर का बना है। मुगलों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माता सिद्ध हुआ। कौन? शाहजहां। उसने अपने निर्माण में संगमरमर का भरपूर उपयोग किया। पच्चीकारी पिएट्रा ड्यूरो में खूबसूरत डिज़ाइन, सुंदर मेहराबें बनवाई, मीनारें बनवाई उसकी इमारतों की विशेषताएं थी। दिल्ली की जामा मस्जिद तथा लाल किला एवं आगरे का ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं। ठीक है, तो दिल्ली की क्या है? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। ठीक है भाई, आगरे का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया? शाहजहां ने। एवं आगरे का ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाई गई कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं। शाहजहां की पत्नी की याद में बनाए गए मकबरे में, जिसे ताजमहल कहा जाता है, मुगल काल में विकसित वास्तुकला की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। अब ताजमहल की बात की है इन्होंने कि इसमें केंद्रीय गुंबद है, 4 शानदार मीनारें हैं, पच्चीदारी का काम है और मुख्य भवन के चारों ओर क्या है? बाग है। ठीक है, बाद के युग के भवनों पर मुगल शैली की वास्तुकला का गहरा प्रभाव पड़ा और भवनों पर प्राचीन भारतीय शैली का भी प्रभाव पड़ा और उनमें आंगन और क्या बनवाए गए? स्तंभ बनवाए गए बाद में। और स्थापत्य कला की शैली में पहली बार जीवित प्राणी हाथी, शेर, मयूर तथा अन्य पक्षियों की भी मूर्तियां झरोखों में बनाई गई। ठीक है, अब है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाए गए स्मारक। तो अकबर के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का आरंभ हुआ और उन्होंने कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया। आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को अपनी उन्होंने क्या बनाया था? राजधानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कितनी किलोमीटर दूर थी? 40 किलोमीटर दूर। जो उनके शासनकाल की महान उपलब्धि है, बुलंद दरवाजा संसार में एकमात्र शानदार दरवाजा है। संत सलीम चिश्ती का मकबरा इसकी शान को बढ़ाता है। और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना जोधाबाई का महल है। फारसी शैली से प्रभावित होकर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और अपनी अच्छी योजना व सुंदर सजावट के कारण दीवाने आम दीवाने खास प्रसिद्ध है। तो ये जो दीवाने आम है, दीवाने खास है किसके टाइम पे बनी? अकबर की। इबादत खाना पंचमहल भी विलक्षण भवन है। पंचमहल जो है 5 मंजिल वाला पिरामिड ढांचा है। इसका निर्माण बौद्ध विहार के तरीके पर किया गया।
1526 ईस्वी में मुगल स्थापत्य में मकबरों की इमारतें पूरी तरह से भिन्न प्रकार से बनने लगी। इसके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म बनवाए गए, सुंदर चारों ओर सुंदर बाग, सजावटी फव्वारे, इससे इनकी सजावट की गई। और इसका एक अति प्रसिद्ध उदाहरण है फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है उसमें 3 गुंबद है, जिनकी चौड़ाई 290 फीट है और ऊंचाई उनकी 470 फीट है। वहीं 2 क्या हैं, शाही मकबरे भी हैं। ठीक है। सन 1593 से 1613 ईस्वी के दौरान अकबर का मकबरा सिकंदरा में दूसरा प्रसिद्ध मकबरा है। ठीक है। और सन 1630 में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो आज भी संसार की आश्चर्यजनक इमारत मानी जाती है। इसमें ताजमहल में क्या है, 18 फीट ऊंचे और 313 वर्ग फुट चौड़ा आयताकार संगमरमर का शाही चबूतरा बनवाया गया। इसके किनारों पर 133 फुट ऊंची मीनारें हैं। ठीक है। और मध्य में 80 फीट ऊंचा और 58 फीट के घेरे का गुंबद है। संगमरमर पर कम कीमती रत्न जैस्पर, ठीक है, कम कीमती रत्न जैस्पर और अगाटे से जड़ाऊ काम किया गया है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, इस पर फोकस करना। जमुना किनारे पर बना है और संगमरमर के छत जो फव्वारों और देवदार वृक्ष से घिरा है। तो ये इसकी ताजमहल की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मुगल के मकबरों के चारों ओर सुंदर बगीचे, इमारतें, गुंबद आदि बनाने की अद्भुत स्थापत्य कला विकसित हुई। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश आए और उन्होंने भारतवर्ष पर 200 वर्षों तक शासन किया और ये अपने पीछे स्थापत्य कला में एक अलग तरह की औपनिवेशिक शैली छोड़ गए। ठीक है। अब वो औपनिवेशिक शैली क्या है कि औपनिवेशिक प्रभाव को कार्यालयों के भवनों पर भी देखा जा सकता है। यूरोपीय लोगों का आगमन 16वीं सदी से होता है। इन्होंने बहुत सारे जैसे चर्च हैं, अन्य भवनों का उन्होंने निर्माण किया। पुर्तगालियों ने गोवा में बहुत सारे चर्चों का निर्माण किया, पुर्तगालियों ने। और इन चर्चों में सबसे प्रसिद्ध है बेसिलिका बोन जीसस तथा संत फ्रांसिस का चर्च। ठीक है। और इसके बाद जब ब्रिटिश शासन भारत में हुआ तो उन्होंने रिहायशी और प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया और इन भवनों में साम्राज्य का गौरव झलकता है। स्तंभों वाले भवनों में मिस्र और रोम का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। दिल्ली में संसद भवन और कनॉट प्लेस इसके 2 अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है। और वास्तुकला, लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि वास्तुकला लुटियंस ने, किसने राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया है, ये तो एग्जाम में आता भी है। वास्तुकार लुटियंस ने, जो भूतपूर्व वायसराय का निवास था। यह किससे बना है, लाल पत्थर से बना है और इसमें राजस्थान के जाली व छतरी जैसे डिज़ाइन है। कैसे डिज़ाइन है इस पर, राजस्थान के जाली व छतरी जैसे डिज़ाइन है। और ब्रिटिश भारत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ता में बना विक्टोरिया स्मारक। ठीक है। ब्रिटिश भारत की भूतपूर्व राजधानी कलकत्ता में बना विक्टोरिया स्मारक कहाँ है, कलकत्ता में है। ये भी बहुत बड़ी इमारत है। यहाँ ब्रिटिश काल की कलात्मक वस्तुओं का संग्रहालय है। ठीक है। और राइटर्स बिल्डिंग, जहाँ ब्रिटिश काल में सरकारी कर्मचारियों की कई पीढ़ियों ने काम किया है, स्वतंत्रता के बाद वह बंगाल का प्रशासनिक केंद्र है। कलकत्ता के चर्च जैसे सेंट पॉल कैथेड्रल में कुछ गोथिक तत्व भी देखने को मिलते हैं। और अंग्रेजों ने मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल में जैसे कुछ खूबसूरत रेलवे टर्मिनल भी बनवाए। ठीक। बात करते हैं फ्रांसीसी कलाकार कॉर्बूजियर, इन्होंने चंडीगढ़ के भवन डिज़ाइन किए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कॉर्बूजियर का। ठीक है। तो इसका ये भी आता है कि रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, तो उसका निर्माण किसने किया, तो कॉर्बूजियर ने वास्तु कलाकार। तो ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी थे ये। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं इन पर आप फोकस करना। ठीक है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।